चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन उनके अंदर एक बेसिक एलिमेंट के तौर पे आता है। वो कौन से फीचर्स हैं या वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं। स्टूडेंट्स, सेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। सेल के अगर हम स्ट्रक्चर में खासतौर पर इसकी सेल मेम्ब्रेन को देखें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लाइपिड्स शामिल हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन में जाएं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड जो लाइपिड्स हैं, तो आप देखेंगे कि उनके अंदर जो सेंट्रल पोजीशन है वो कार्बन की है। कार्बन के साथ नाइट्रोजन का मिलना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का मिलना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का मिलना या दूसरे कार्बन एलिमेंट्स का मिलना एंड मिलके एक सिमेट्री के अंदर अरेंज होना और डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड्स बनाना, जिसको फिर फर्दर हम अपने डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं। इसलिए कार्बन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में डिटेल से पढ़ने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यही यूनिक फीचर्स हैं जो कार्बन को हमारी जो लाइफ का स्केलेटन है उसके अंदर एक सेंट्रल पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो कौन से यूनिक कैरेक्टर्स हैं या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो टेट्रावेलेंट। कार्बन जी हमारे पास टेट्रावेलेंसी रखता है। टेट्रा का मतलब होता है 4, विच मीन्स ये एट अ टाइम नेचुरली एक तो कंबाइन होता है और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और रेडिकल्स के साथ कंबाइन होकर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर रहा होता है। अब ये जब बॉन्डिंग करता है तो वो एक सिमेट्री के अंदर अरेंज होता है, विच मीन्स दे आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली। अब ये जो सिमेट्री है ये इसको एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड कर रही होती है। इसके साथ साथ ये स्टेबिलिटी इसको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी दे रही होती है, यानी कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है और ये स्टेबल हो जाती है, ठहर जाती है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसकी स्टेबिलिटी और इसकी टेट्रावेलेंसी, ये 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और यही वो फीचर्स हैं जो इसको एक फेवरेबल एलिमेंट बना रहे हैं, खास तौर पे जब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब ये सिंथेसिस किस तरह से करता है? ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन और रिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, अगर आपको ग्लूकोज की एग्जांपल याद हो। इसके अलावा चेन और ब्रांच स्ट्रक्चर ये बना रहा होता है। कार्बन की टेट्रावेलेंसी और इसके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के फीचर्स को लेकर के ही अगर हम बात करें तो कार्बन दीगर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। इन दीगर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर कार्बन मुख्तलिफ किस्म के लार्जर केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन की, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो लिंकेज है उसको केमिकल एनर्जी का एक पोटेंशियल सोर्स कंसीडर किया जाता है और इसी केमिकल एनर्जी को डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं, क्योंकि उनको प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करते हुए सनलाइट की प्रेजेंस में विद इन द क्लोरोफिल प्लांट्स अपना फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन मौजूद है और उसके बाद जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है तो वो कुछ इस तरह से होता है कि C6 यानी कि कार्बन के 6 एटम, H12 हाइड्रोजन के 12 एंड O6 देन ऑक्सीजन के 6, तो ये मिल के एक
हमारे पास लार्जर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे होते हैं। अब इसमें मौजूद हर कार्बन और हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा होगा, उसी सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा एंड बॉडी के अंदर स्टोर कर रहा होगा। उसके बाद जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, खास तौर पे कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो इन्हीं बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है एंड देन एनर्जी रिलीज की जाती है, और यही एनर्जी ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन की ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन। कार्बन की ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, which means carbon associates with oxygen and have glycosidic linkage, जो कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ये एक लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी होती है, इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टेबल बना रही होती है। उसके बाद कार्बन की अगर हम नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग की एग्जांपल लें, तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ लिंकअप हो रहा है और पेप्टाइड बॉन्डिंग बना रहा है। ये पेप्टाइड बॉन्डिंग प्रोटीन्स के अंदर देखने को मिलती है। प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ इनके स्ट्रक्चर्स हैं और वो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। प्रोटीन्स में उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर, उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उनका टर्शरी, क्वाटर्नरी एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के बाद हम बात करते हैं कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से। इन कंपाउंड्स को लार्जर साइज या मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड स्मॉलर साइज या माइक्रोमोलिक्यूल्स में डिवाइड किया जा सकता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन्स, फैट्स एंड सेलुलोज वगैरह हैं। ये सभी मैक्रोमोलिक्यूल पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं हैं। इनकी यही यूनिक प्रॉपर्टी इनको इस काबिल बनाती है कि ये सेल के स्ट्रक्चर बनाने में हिस्सा ले सकते हैं, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही देख लें। इसके अलावा ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को स्टोर भी कर रहे होते हैं, जो अल्टीमेटली हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की सूरत में, जिसमें कार्बन की ऑक्सीजन के साथ लिंकेज है या कार्बन की हाइड्रोजन के साथ लिंकेज है। इसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स के हवाले से हम बात करें तो ये हमारे पास बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए एज अ सब यूनिट भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसमें हम एनर्जी की जब बात करते हैं तो हम एटीपी को कैसे भूल सकते हैं, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी जनरल लाइफ में अगर हम बात करें, ज़रूरत पेश आती है कोई सामान वगैरह खरीदना हो, जैसे आपके घर की ग्रोसरी वगैरह, तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग मॉम एंड डैड हैं या वो अपना कोई बिजनेस करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, तो वो क्या करते होंगे, जो भी उनको ज़मीन का मुनाफा होगा या उनकी सैलरी आती होगी वो उसको बैंक में स्टोर करते जाते होंगे। फिर ज़रूरत पड़ने पे इमीडिएटली एटीएम मशीन से जाते होंगे और पैसे विड्रॉ कर लेते होंगे, और इस करेंसी की मदद से वो जो भी ज़रूरत है, जो भी इमरजेंसी है, उसको फुलफिल कर सकते होंगे। इसी तरह एटीपी जो है वो सेल्स के अंदर आपका एटीएम समझ ले होता है या बैंक के तौर पे काम कर रहा होता है। बैंक बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया होगा जिसके अंदर रखी हुई करेंसी एटीपी की फॉर्म में मौजूद होगी। अब जैसे ही आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं और आपके सेल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पेश आती है, तो इस दौरान जो सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ख़ासतौर पे कैटाबॉलिक रिएक्शंस, वो परफॉर्म होंगे और इनको जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें हम एटीपी की बात कर रहे हैं, वो ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज करेगा एंड इमीडिएटली उस एनर्जी को
जहाँ पे ज़रूरत होगी यूटिलाइज कर लिया जाएगा। इसीलिए इस एटीपी को इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स यहीं पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इस हर पार्ट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है और अलग अलग एक्सप्लेन किया है पॉइंट्स की फॉर्म में, ताकि आपको लिखने में, याद करने के साथ साथ लिखने में भी आसानी हो। इसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंड देन विल स्टार्ट वन बाय वन विद द ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।